आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस पावन अवसर पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे बीच उपस्थित है माननीय मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथिगण, अ, स्पीकर और आप सभी प्रतिभागीगण। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन। फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया यानी पेफी के द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर आज हम इस वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं। योग साधना का इस वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं और मुझे बड़ा ही अत्यंत हर्ष और गौरव का अनुभव हो रहा है। आज का जो विषय है, योग के माध्यम से जीवन में क्या परिवर्तन लाए, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। आज योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक कला है, जैसा कि हम लोग सभी जानते भी हैं। यह हमारे शरीर, मन, आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। इसी कोशिश में हमने मैं अपने सारे विशिष्ट अतिथिगण और स्पीकर का भी ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि हमने लगातार 21 दिनों तक फ्री योग साधना का अभ्यास कराया है, लगातार बिना छुट्टी किए, सैटरडे संडे इवन। और बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे प्रतिभागी जो हैं जुड़े हैं और अच्छी मात्रा में जुड़े हैं। करीब लगातार 60 से भी ज्यादा प्रतिभागी सुबह उठकर 5:30 बजे उठकर उन्होंने योग का अभ्यास किया। ये बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं। सुबह उठना वैसे भी बड़ी तकलीफ देह होता है, बट उन्होंने इस प्रयास को सफल बनाया है, तो वो बधाई के पात्र हैं। आज हमारे बीच बहुत ही गण्यमान्य अतिथिगण विराजमान हैं। ऑनलाइन के माध्यम से वो हमसे जुड़े हुए हैं। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच हैं प्रोफेसर डॉक्टर राजीव चौधरी सर, जो वर्तमान में पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। और ये आज इस देश में एक जाने माने वक्ता भी हैं, और ये परिचय के मोहताज नहीं है। अगर मैं इनके बारे में कहूं तो शायद आधा घंटे भी कम पड़ जाए। आप पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं, डीन एकेडमिक्स हैं, सोशल वेलफेयर के हेड भी हैं। कई सारे अवार्ड से आपको नवाजा जा चुका है, जैसे एनसीटी नेशनल अवार्ड, आईआईटी नेशनल अवार्ड। और आपने कई सारे देशों में भी भ्रमण किया है, एकेडमिक विजिट किया है। आप बीपी, एमपी, एमफिल, पीएचडी, पीजीडीवाईएम, पीजीडीवाईपी, ब्लैक बेल्ट इन डिप्लोमा इन जूडो, नेट, सीआईएस एंड डिलिट, और बहुत सारे आपने जो है डिग्रियां हासिल की हुई है। तो अ, और भी बहुत कुछ है आपके बारे में बताने को। तो समय को, सीमा को देखते हुए मैं आगे बढ़ूंगा, और हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर तारक नाथ प्रमाणिक जी। आप प्रोफेसर हैं IGIPESS, दिल्ली विश्वविद्यालय। डीजीपी गौतम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से आपको नवाजा जा चुका है। आप बहुत ही प्रतिष्ठित योग के वक्ता भी हैं।
आज हमारे स्पीकर के रूप में बहुत ही प्रतिष्ठित श्री तरुण शर्मा जी। आप स्पोर्ट ऑफिसर हैं, बिमटेक, ग्रेटर नोएडा, जिन्हें शारीरिक शिक्षा और योग खेल विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा ही रोचक कार्य आपने किया है। अगले स्पीकर है हमारे श्री योगेंद्र श्री कुशवाहा जी। आप संस्थापक हैं योगी योग क्लासेस के, जो ग्वालियर में स्थित है, एवं सचिव हैं पेफी के मध्य प्रदेश चैप्टर के। आप अनुभवी शिक्षाविद एवं युवा प्रतिभाओं के मार्गदर्शक भी हैं। मैं आप सभी गणमान्य का आज इस ऑनलाइन वेबिनार में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम के बारे में थोड़ा ब्रीफ हम जानते हैं। ये एक साधना, योग साधना का उद्देश्य विश्व भर में योग के प्रति जागरूकता जागरूकता बढ़ाना तथा युवाओं को योगासन एवं स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित करना है। इस वेबिनार के माध्यम से हमारा प्रयास है कि समाज में स्वस्थ, अनुशासन, फिटनेस और संतुलित जीवन शैली के महत्व को और आगे और प्रभावी ढंग से विश्व भर में बढ़ाना है। इस कार्य में पेफी बहुत ही अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन, हम पेफी के बारे में जानेंगे कि पेफी एक्चुअली करता क्या है, क्योंकि उसी के सौजन्य से ये वेबिनार आयोजन किया गया है। फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, यह एक अग्रणी अग्रणी राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन संगठन है और इसे मान्यता प्राप्त है एनएसपीओ का, यानी नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। खेल, शारीरिक शिक्षा, फिटनेस एवं स्वास्थ्य संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पेफी को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। पेफी का उद्देश्य देश में शारीरिक शिक्षा, खेल, योग, विज्ञान, फिटनेस एवं शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देकर एक स्वस्थ भारत का निर्माण करना है। ये कई इसके कई क्षेत्रों में कार्य चल रहे हैं। शारीरिक शिक्षा एवं विद्यालय की खेल में, योग एवं योगासन के प्रचार प्रसार में, खेल विज्ञान एवं अनुसंधान में, एंटी डोपिंग, नाडा के साथ ही एंटी डोपिंग के कार्यक्रम में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। अपने अगले क्रम में हम विलंब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने मुख्य अतिथि को आमंत्रित करते हैं। बिना विलंब किए डॉक्टर राजीव चौधरी सर को हम आमंत्रित करते हैं कि वो अपने मुखार बिंदु से अब हम सबको। धन्यवाद कुंदन जी, आ बहुत रही है बहुत। सर? राजीव सर हाँ, आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 सर, आ रही है सर। हाँ, जी, ठीक ठीक। हम सभी एक बार वर्चुअल क्लैपिंग के साथ सर का आमंत्रित करते हैं। और सर प्लीज, नाउ इट्स ओवर टू यू सर। राजीव सर, स्वागत है आपका। बहुत 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 धन्यवाद कुंदन जी। आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर तारकनाथ जी, मुख्य वक्ता श्री तरुण जी, डॉक्टर योगेंद्र जी, योग से जुड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वान, विदुषी, प्रतिभागी। सबसे पहले तो मैं फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मुझे आमंत्रित किया। योग और शारीरिक शिक्षा, साथ साथ खेल, तीनों ही क्षेत्रों में बहुत बड़ा योगदान है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया का। और हम सब जानते हैं कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कर रहे हैं। लगभग सभी विश्वविद्यालयों ने, सभी संस्थाओं ने यह आयोजन किया है। मैं आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देता हूं। और कुंदन जी ने मुझे केवल 10 मिनट आवंटित किए हैं, योग के बारे में बात करेंगे, योग की महिमा के बारे में। क्योंकि आज की जो पीढ़ी है वो केवल विचारों पर आधारित बातों पर विश्वास नहीं करती है। हमें उसको साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तरीके से वैलिडेट करना, वैध करना है।
तभी नई पीढ़ी उस पर विश्वास करेगी। तो एक नई पीढ़ी, जितने भी रिसर्चर्स हैं, अनुसंधानकर्ता है, शोधार्थी हैं, वो इस प्रकार के शोध कार्य करें जिससे कि हम वैलिड कर पाए योगिक प्रैक्टिसेस को। एक श्लोक मैं आप सबके समक्ष साझा करना चाहूंगा उपनिषद का, और मैं भी खुद उस श्लोक से प्रभावित हूँ। और यह श्लोक योग की महिमा का बखान करता है। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निम शरीरम। जो लोग योग रूपी अग्नि से अपने शरीर को पकाते हैं, न उनको बुढ़ापा आता है, न उनको कोई बीमारी जकड़ती है, और न ही उनकी मृत्यु होती है। तो मृत्यु तो सबकी होनी है, लेकिन श्लोक में ऐसा क्यों? यहाँ मृत्यु न होने का अर्थ है टू बिकम फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना, मोक्ष प्राप्त करना। तो कितनी बड़ी महिमा कही गई है योग के बारे में, उसके महत्व के बारे में। एक प्रश्न उठता है कि हम या पीढ़ी, नई पीढ़ी या समाज की प्रत्येक इकाई योग का लाभ क्यों नहीं ले पाती है? उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वी लिंक योग विद रिलीजन। कि एक काफी बड़ा तबका समाज का योग को एक रिलीजन के साथ, धर्म के साथ जोड़कर देखता है। लेकिन साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तरीके से यदि हम अंतर स्पष्ट करें, डिस्क्रिमिनेशन देखें दोनों के बीच, योग और धर्म के बीच में, तो यू विल बी एग्री विद माय स्टेटमेंट, आप मेरी बात से सहमत होंगे कि धर्म, रिलीजन केवल एक ही करेक्टरिस्टिक, एक ही विशेषता पर आधारित है, वो है फेथ, विश्वास। लेकिन दूसरी तरफ जो योग है वो विश्वास पर आधारित नहीं है, दूर दूर तक विश्वास पर आधारित नहीं है। अब प्रश्न उठा, जब विश्वास पर आधारित नहीं है, तो ऐसी कौन सी विशेषताएं योग के क्षेत्र में विद्यमान है जो उसे पृथक करती हैं धर्म से, जो हमें सिद्ध करना है? तो तीन विशेषताएं ऐसी हैं जो योग में विद्यमान है, जो कि बिल्कुल पृथक करती हैं योग के क्षेत्र को धर्म से। पहली विशेषता है, योग इज एक्सपेरिमेंटल, योग प्रायोगिक है। आप टॉप शोध पत्रिकाओं में, चाहे वो स्कोपस में इंडेक्स्ड हो, चाहे पबमेड में इंडेक्स्ड हो, चाहे पबमेड सेंट्रल में इंडेक्स्ड हो, चाहे वेब ऑफ साइंस में इंडेक्स्ड हो, डायमेंशन, लेंस, दुनिया भर के डेटाबेसेस, डेटा बैंक में दुनिया भर की आप एक्सपेरिमेंटल स्टडीज देखेंगे। और पबमेड बायोमेडिकल साइंसेज का एक बहुत ही रेप्यूटेड नाम है। कुंदन जी एम्स में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कार्यरत हैं, उनको पता है कि पबमेड जो डेटाबेस है मेडिकल साइंस में, उसका क्या महत्व। और दुनिया भर की रिसर्चेज आपको मिलेंगी, क्लिनिकल रिसर्चेज मिलेंगी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज मिलेंगी, कंपैरेटिव स्टडीज मिलेंगी। तो कुल मिलाकर वी शुड कीप इन द एंटायरिटी ऑफ अवर माइंड कि सिंस योग इज एक्सपेरिमेंटल, वी कैन नॉट लिंक योग विद एनी रिलीजन। दूसरी विशेषता है जो नई पीढ़ी को जाननी चाहिए कि योग इज एग्जिस्टेंशियल। योग का अस्तित्व दिखता है, धर्म का अस्तित्व नहीं, विश्वास पर आधारित है। यानी हमें दिखाई नहीं देता हो किस रूप में, पर पूरा। मैं भी किसी धर्म से जुड़ा हूं, आप में से सब किसी न किसी धर्म से जुड़े, रिलीजन से जुड़े हैं। तो दैट इज आवर फेथ। तो एग्जिस्टेंस तो दिखता है। अष्टांग योग, चाहे वो महर्षि पतंजलि जी की बात करें, या स्वामी चरणदास के अष्टांग योग की बात करें, या नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, एग्जिस्टेंस दिखता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, योग इज, तीसरी विशेषता, योग इज एक्सपीरियंशियल, अनुभवीय है, जिसको कि वी कैन एक्सपीरियंस इफ वी पार्टिसिपेट इन एनी योगी प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण लीजिए आप, अनुलोम विलोम प्राणायाम, 2 4 5 10 रिपीटेशंस लगाएंगे, स्पॉन्टेनियस इफेक्ट, तत्काल प्रभाव दिखाई देते हैं। और केवल तत्काल प्रभावों तक सीमित नहीं है, उसके डिलेड इफेक्ट, दीर्घकालिक प्रभाव हमें दिखाई देते हैं, मे अपियर आफ्टर ए वीक, आफ्टर ए मंथ वगैरह। और यहाँ तक कि वी हैव फेस्ड कोविड 19 पेंडेमिक। अभी हमने 2020-19 में विश्वव्यापी महामारी का सामना किया है, कोविड 19 का। उसमें दुनिया भर के योग पर अनुसंधान या शोध कार्य हुए, जिसमें कि एक और प्रकार के इफेक्ट की बात की गई है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट। खासकर जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को, हो सकता है कि योग का एक अभ्यास कोई प्रभाव ना छोड़ता हो किसी एक विशेष क्षेत्र में, लेकिन 2 3 4 अभ्यास मिलकर प्रभाव छोड़ते हैं। दैट इज कंसिडर्ड एज ए क्यूमुलेटिव इफेक्ट। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि हम लिंक करके देखते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए लिंक रिलीजन से, यदि समाज की प्रत्येक इकाई इसका भरपूर लाभ लेना चाहती है। अब रही बात कि देश तो 1947 में आजाद हो गया था, योग अभी इतना पॉपुलर क्यों है, पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जितने भी एक ब्रिटिश रूल था,
जितने भी हमारी भारतीय ज्ञान परंपराएं थी, और भारतीय ज्ञान परंपरा का एक विशेष अंग है योग। तो ब्रिटिश जो एक रूल, अंग्रेजों को का सोचना था, यदि भारतीय ज्ञान परंपरा को लुप्त नहीं किया तो हम ठीक से राज नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर एक सेंटेंस में, एक वाक्य में कह सकते हैं, उनका उद्देश्य एक था, प्रत्येक व्यक्ति विशेष भारत का, कि शरीर से तो भारतीय बना रहे लेकिन उसकी आत्मा में, योग में तो आत्मा का गहन अर्थ है, कोर है हमारी, उसकी आत्मा में वेस्टर्न कल्चर समा जाए। और उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा को एक अंधविश्वास की श्रेणी में रखकर अलग कर दिया, और देश आजाद हुआ 1947 में। लेकिन आज तक भी उसका दीर्घकालिक प्रभाव है आज तक। और उस दीर्घकालिक प्रभाव को दूर करने के लिए भारतीय सरकार ने एनईपी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्पेशल रूप से होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की है, समग्र विकास की बात की है। और ये समग्र विकास को एक, समग्र विकास का अर्थ है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, एकीकृत विकास। अब प्रश्न उठा कि ये एकीकृत विकास किस किस का? ये एकीकृत विकास है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड सोल, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा। और हम सब जानते हैं कि इन चारों क्षेत्रों पर योग का एक सार्थक प्रभाव पड़ता है। शारीरिक वृद्धि तो होती है, हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, दूसरे अभ्यास करते हैं, शरीर सुदृढ़ होता है। शरीर, यहाँ शरीर से मेरा मन है, जन्म हुआ, उसके बाद विकास हुआ, उसके बाद स्टेग्नेशन, स्थिरता आई, मैं स्थिरता के, इस उम्र में मैं स्थिरता की अवस्था में हूँ। कुछ दिन बाद क्षीण होना शुरू होगा, अंत में कहानी खत्म, डेथ टेक्स प्लेस, जिसको कि योग की भाषा में हम कहते हैं अन्नमय कोश। सब जानते हैं हम अन्नमय कोश। एंड वी स्पेंट मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ आवर लाइफ टू ग्लोरीफाई दिस फिजिकल बॉडी। अन्नमय कोश को ही केवल सुदृढ़ करने के लिए समाज की अधिकतर इकाइयां अपना अधिकतर समय स्पेंड करती हैं। एक छोटी सी कहानी, वैसे तो कुंदन जी ने मुझे एक मैक्सिमम 10 मिनट दिए हैं। कुंदन जी, में पूरा प्रयास होगा 10 ही मिनट में मैं अपने वक्तव्य को एक समाप्त करूंगा। एक कहानी है छोटी सी। छोटा बच्चा था, 4-5 साल का, गोवा बीच पर घूम रहा था पिता के साथ। पिता भी साथ थे। वहां गुब्बारे बेचने वाला गुब्बारा बेच रहा था। रंग बिरंगे गुब्बारे थे, और कलर्स, रंग बच्चों को आकर्षित करते हैं। रंग बिरंगे गुब्बारे सबने खरीद लिए, काले रंग का गुब्बारा किसी ने नहीं खरीदा। तो काले रंग का गुब्बारा नहीं खरीदा तो बच्चे ने देखा कि काले रंग का गुब्बारा दूसरे बच्चे, उसी की उम्र के छोटे छोटे बच्चे क्यों नहीं खरीद रहे। द चाइल्ड वॉज वेरी क्यूरियस, जिज्ञासु था, जिज्ञासावश प्रश्न उठा मन में, और पिता से पूछा, पिताजी ये काले रंग का गुब्बारा उड़ता नहीं होगा, शायद इसलिए सभी बच्चों ने नहीं खरीदा। पिता ने बच्चे की उंगली पकड़ी, गुब्बारे वाले के पास गए, पैसे दिए, धागा बच्चे के हाथ में दिया, कहा छोड़ो, उड़ गया। छोड़ा तो द चाइल्ड लर्न ए न्यू लेसन, नया सीख लिया कि गुब्बारे के उड़ने में इसकी बाहरी परत से अधिक योगदान है इसके अंदर। सेम इज एप्लीकेबल फॉर अस। समाज में हम सब के लिए, मनुष्य के लिए, उसकी प्रगति में उसकी बाहरी परत, अन्नमय कोश के अतिरिक्त जो आंतरिक है, प्राणमय कोश, दैट इज कनेक्टेड टू द फिजिकल बॉडी विद सबटल थ्रेड, जिसका कहानी खत्म, जिसमें की कहा की चर्चा की गई है योग में कि प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। तो वी शुड डेवलप इन, और दूसरी एक लेमन की भाषा में, वी शुड डेवलप इंटरनल कोर कंपिटेंसीज। हम आंतरिक क्षमताओं का, आंतरिक परतों का विकास करें। फॉर एग्जाम्पल मनोमय कोश, मेंटल शेथ, थॉट्स, डाउट्स, एक्सलेशन, डिप्रेशन, डिल्यूजन किस प्रकार के होंगे, इसकी मजबूती पर निर्भर करेगा। विद्यार्थियों के लिए विज्ञान में कोश बहुत जरूरी है। विज्ञान में कोश मीन्स डिस्क्रिमिनेशन, क्या सही है क्या गलत है उसकी पहचान, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, जजमेंट, अच्छा लेने की क्षमता विकसित होगी। तो एक नई पीढ़ी को ध्यान में रखना चाहिए, और शरीर की वृद्धि के साथ साथ मन का। और महर्षि पतंजलि ने तो एक स्पष्ट रूप से एक श्लोक के माध्यम से योग सूत्र में योग को परिभाषित किया है कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, सेसेशन ऑफ द थॉट वेव्स ऑफ माइंड स्टफ इज नोन एज योग। चित्त की वृत्तियों को, चित्त क्या है, एंटायरिटी ऑफ ह्यूमन माइंड इज नोन एज चित्त। तो फिर इसलिए यह जरूर है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप द वंडरिंग माइंड, लेकिन योग अभ्यास से वी विल बी एबल टू स्टॉप द वंडरिंग माइंड। महर्षि पतंजलि ने, ये तो रही मन की बात। और मुझे एक याद आया, एक पंडित शिव प्रसाद त्रिपाठी, जिनको आचार्य की उपाधि मिली थी,
उन्होंने अपनी कविता में मन के बारे में बड़े एक व्यंग्यात्मक तरीके से कहा है, मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। इट मीन्स देयर इज ए ड्यूलिटी इन द माइंड, योग में भी उल्लेखित है। अच्छा सोचता है तो बुरा भी सोचता है। तो वी शुड कंट्रोल द माइंड, एंड व्हाइल प्रैक्टिसिंग योग वी कैन कंट्रोल द माइंड। और कठोपनिषद में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है, एक रथ उपमा से प्रेरित होकर ही पंडित शिव प्रसाद त्रिपाठी जी ने यह कविता लिखी थी। कठोपनिषद में क्या है कि रथ उपमा क्या है, कि रथ शरीर है, रथ ही हमारी आत्मा है, और घोड़े हमारी इंद्रियां हैं, और जो लगाम है या सारथी है वो हमारा मन है। सारथी कुशल नहीं होगा तो घोड़े रथ को पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, क्या दुर्दशा कर देंगे उस रथ की। हम सब जानते हैं लेमैन की लैंग्वेज में, तो ये ध्यान रहे। अंत में एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वान, बड़ा बड़ा संवेदनशील टिप्पणी है, बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वान समय समय पर पैदा हुए, उन्होंने अपने व्यक्तिगत विचार योग के क्षेत्र में उड़ेल दिए। तो वी शुड स्टडी, वी शुड स्टडी स्टैंडर्डाइज्ड लिटरेचर। हमें स्तरीय साहित्य को पढ़ना चाहिए। जो लोगों के व्यक्तिगत विचार उड़ेल दिया जिस लिटरेचर में, उस लिटरेचर को नहीं, स्तरीय साहित्य पर ध्यान देना चाहिए, यदि हम योग के बारे में ठीक प्रकार से जानना चाहते हैं। अलग अलग है योग से। हम सब जानते हैं कि एवरी इंडिविजुअल इज बॉर्न विद द स्पिरिचुअल एबिलिटी क्वालिटी। हम सब, हर व्यक्ति विशेष समाज की आध्यात्मिक शक्तियों के साथ पैदा हुआ है, और योग उन आध्यात्मिक शक्तियों को उजागर करता है। और उनमें से एक, अंत में एक बात कहना चाहूंगा नई पीढ़ी के लिए, अष्ट शक्ति, अष्ट संस्कृत का शब्द अष्ट मीन्स एट, कि वी डेवलप एट स्पिरिचुअल पावर्स बाय प्रैक्टिसिंग योग। योग के माध्यम से आठ आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है, और ये आध्यात्मिक शक्तियां हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास करती हैं, और हमें एक बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जाती हैं। तो एक छोटे छोटे इन सभी की बात कर लेते हैं। आठ शक्तियों की पहली है पावर टू डिस्टिंग्विश एंड डिस्क्रिमिनेट, भेद और पृथक करने की शक्ति, पहचानना क्या सही है क्या गलत है, यह शक्ति विकसित करता है योग अशक्तियों की श्रेणी में। दूसरा है पावर ऑफ ए गुड जजमेंट, अच्छा निर्णय लेने की शक्ति। योग का अभ्यास करने वाला एक अच्छे निर्णय लेना सीखता। पावर टू फेस, क्या फेस करना है। गीता में लिखा है सम और विषम परिस्थितियों में समान बने रहना योग है। हमारे साथ समस्या क्या है कि जो पक्ष में बात होती है तो हम प्रफुल्लित रहते हैं कि इस विश्व में हमसे ज्यादा प्रफुल्लित कोई नहीं है, और जब कोई हमारे विपक्ष में बात जाती है तो ऐसा लगता है कि हम इस विश्व में सबसे दुखी व्यक्ति हैं। सम और विषम, तो यह है पावर टू फेस। पावर ऑफ टॉलरेंस, सहन शक्ति, वेरियस सिचुएशंस अकर्स इन द लाइफ, समस्याएं सबके साथ समय समय पर उत्पन्न होती हैं, वी हैव टू टॉलरेट, सहन शक्ति। अगली है पावर टू अकोमोडेट, जिसकी कमी है आज के युग में, आज की नई पीढ़ी में, अनुकूलन की शक्ति। प्रत्येक व्यक्ति विशेष किसी ना किसी कमी के साथ, कमियां, एवरी इंडिविजुअल इज बाउंड टू हैव सम एरर, प्रत्येक व्यक्ति विशेष की बाध्यां की त्रुटियां होंगी, गलतियां करेगा। तो वी हैव टू अकोमोडेट, हमें उन सबकी गलतियों से अनुकूलन करना है, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं और योग के माध्यम से विकसित। अगला है सबसे महत्वपूर्ण, पावर टू पैक अप अवर फोर्सेस एंड रिएक्शंस, अपनी शक्ति और प्रतिक्रिया को रोकने की शक्ति। लेकिन हम रिएक्ट करते हैं छोटी छोटी बातों पर। मैं तो एक छोटा सा एग्जांपल है, गूगल से सीखते नहीं हम, गूगल से अगर कहीं रास्ते में गूगल एक एक रास्ता बताने के लिए हमने उसको कह दिया, और हमारे बगल में हमारे पेरेंट या हमारे बच्चे या हमारे साथी बैठे हो रहे, क्या किया तुमने, गलत रास्ता ले लिया। लेकिन गूगल को आप बताते हैं तो अगर रास्ता गलती से आप दूसरी दिशा में चले गए, तो गूगल कहता है कि अब आपको मैं नया रूट बताता हूँ। एक गूगल से कितना एक एग्जाम्पल तो है, लेकिन बड़ा सटीक एग्जाम्पल है। और अंत में पावर है पावर ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग की शक्ति। सहयोग से बड़ा, और सहयोग की शक्ति विकसित करता है एक योगी, योग अभ्यास करता। और अंत में एक बात और, हमें भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हम आसन करेंगे तो केवल शरीर को सुदृढ़ करेंगे। 1970 के दशक में मान्यता थी कि शरीर का और मन का कोई संबंध नहीं, आश्चर्य था। ऐसा क्यों मान्यता थी? लेकिन इट इज प्रूव्ड बाय द लेटेस्ट रिसर्च इज बॉडी एंड माइंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। शरीर मन को अलग नहीं रख सकते। दुनिया भर के रिसर्चेज आपको मिलेंगे। माइंड में कुछ भी घटित होगा अनिवार्य रूप से शरीर को प्रभावित करेगा, और शरीर में से कुछ भी गतिविधि होगी अनिवार्य रूप से मन को भी प्रभावित करेगी। तो मेडिटेशन केवल मन को या ब्रेन को प्रभावित नहीं, शरीर को प्रभावित करता। और आसन केवल शरीर को प्रभावित नहीं,
मन को भी प्रभावित करते आसन, फिजिकल प्रैक्टिस भी, चाहे प्राणायाम हो, तो बॉडी एंड माइंड इनसेपरेबल है। दीज कैन नॉट बी सेपरेटेड, पृथक नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर मैं फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को भी धन्यवाद देता हूं और उनके उनके कार्य की सराहना करता हूं। और सबसे अच्छी बात है कि कोई भी संगठन बहुत अच्छी टीम के बिना अच्छा काम नहीं कर सकता। बड़ी खुशी होती है कि जितने भी इकाइयां एक फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया से जुड़ी हैं, बड़ी डेडिकेटेड है दिखती हैं मुझे, एक अपने कार्य में बहुत ही समर्पण के साथ कार्य करती हैं। आप सबको शुभकामनाएं, और ऊंचाइयों पर जाएं और शरीर शिक्षा, खेल और योग के क्षेत्र में और अधिक एक योगदान दें और आगे बढ़ाएं। और मेरी सेवाएं फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को हमेशा मिलती रही हैं और हमेशा भविष्य में भी मिलती रहेंगी, और मेरी निशुल्क सेवाएं हमेशा आपको रहेंगी। एक बार फिर कुंदन जी, आपको धन्यवाद। पीयूष जी शायद नहीं है, शायद उनको भी धन्यवाद। और अगर किसी भी प्रतिभागी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई क्यूरियोसिटी है, तो आई एम हियर टू आंसर। तो एक बार फिर आप सबको धन्यवाद, प्रत्येक प्रतिभागी को भी धन्यवाद कि मेरी बात को आपने सुना। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके इस प्रेरणादायक मार्गदर्शन के लिए। जहां तक मैं जानता हूं सर, आपको 10 मिनट बहुत कम है, और ये आपके हर एक शब्द एक मोती के समान होते हैं। और मैं भी भूल गया था कि सर आपको 10 मिनट ही बोलने हैं। एक्चुअली मैं भी यूं कहूँ कि हिप्नोटाइज हो गया था आपकी बातों से, और मैं बस सुनता ही रहा। और मेरे विचारों से आप सब भी सहमत होंगे। सर के कई सारे रिसर्च पेपर भी हैं, आप उनको देख सकते हैं। शोध पे बहुत अच्छा कार्य किया है सर ने। जैसा सर ने इस मात्र 10 मिनट में योग के सारे ही पहलुओं को उन्होंने छुआ, शोध के उसकी योग की प्रामाणिकता की बात करी, शारीरिक हो, मानसिक हो, या फिर आध्यात्मिक पहलू हो, उन्होंने धीरे धीरे बारीकी से, बहुत ही समझदारी से हर एक पहलू को टच करते हुए और आपके मन में जिज्ञासा भर दी कि और जानने की। तो और भी आप जान सकते हैं। सर के बहुत सारे रिसर्च पेपर ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं, तो आप उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और आप जब गूगल भी सर्च करेंगे तो आपको सर के बारे में पूरे डिटेल्स मिल जाता है। और मैं रेगुलर सर के संपर्क में भी रहता हूँ, और उनका मुझे बड़ा ही स्नेह और मार्गदर्शन मिलता रहता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत ही शॉर्ट नोटिस में आने के लिए। अब मैं अगले मुख्य अतिथि की तरफ बढ़ता हूँ, विशिष्ट अतिथि की तरफ। डॉक्टर प्रोफेसर तारकनाथ प्रामाणिक सर से अनुरोध करता हूं कि आप अपने विचारों के द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन करें। सर आप अगर अवेलेबल हैं। बस मैं हाँ हूँ। सर। यस यस। हाँ, सर 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 सर। सर का वक्ता सुन रहा था मैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है सर का लेक्चर सुनने में। सबसे पहले नमस्कार। सबसे पहले मैं पैफी के हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित इस राष्ट्रीय वेबिनार योग साधना ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स थ्रू योगा, ए जर्नी ऑफ बॉडी माइंड एंड स्पिरिट में मुझे विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। राजीव सर ने योग के बारे में सारा ही मोस्टली जो चीजें हैं वो बता दिया है। बट योग भारत की अमूल्य धरोहर है। ये केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का विज्ञान है। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में योग हमें तनाव, चिंता और असंतुलन से मुक्त कर स्वस्थ, सकारात्मक और शांत जीवन जीने में प्रेरणा देती है। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से योग को बड़ा पहचान मिली है, और आज विश्व के करोड़ों लोग योग को अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। योग हमें वसुदेवम कुटुंबकम और वन अर्थ वन हेल्थ की भावना को साकार करने की दिशा में प्रेरित कर। सर ने हमारे बहुत अच्छे से योग को समझाया है। योग 4 चीजों में जुड़ा हुआ है,
और जब मैं पतंजलि योग सूत्रों को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, तो उसमें मुझे चार चीज दिखती है। जैसे सबसे पहले उन्होंने सबसे पहला श्लोक ही लिखा है कि योग अथ योगा अनुशासनम, और दूसरी श्लोक है योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, तीसरी है तदादृष्टु स्वरूपे अवस्था। जब हम तीनों श्लोक को समझने की कोशिश करते हैं और आगे की ओर जाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें तीनों श्लोक के अंदर चार चीज जुड़ी हुई। चार चीज क्या है? पहला है दार्शनिक, फिलॉसफी। योग एक दार्शनिक है। हम सब योग की जब चर्चा करते हैं तो एक दर्शन की तरह चर्चा करते हैं कि प्रकृति, पुरुष, चित्त। जब हम दार्शनिक की तरह योग को समझने की कोशिश करते हैं तो लगता है कि योग एक संस्कार है, हमारे अंदर एक एक विधि लाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो बहुत नियम के अनुसार लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर एक योग साइकोलॉजी है, मनोवैज्ञानिक है, मेंटल हेल्थ है। क्योंकि जब चित्त की बात करते हैं तो चित्त हमारा क्या है कि बहुत सारे विकार लाते हैं, विकार है शरीर के अंदर। चित्त एक ऐसा जगह है जहां पे हम बैठे हैं, चिंतन कर रहे हैं। तो योग से चित्त वृत्ति, वृत्ति है मीन्स विचार। तो आपका विचार को कैसे रोकना है, तो यहां मनोविज्ञान भी है। जब चित्त की मनोविज्ञान, चित्त को जब आप रोक सकते हैं, तब कहते हैं तदादृष्टु स्वरूपे वस्थानम। मतलब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो तभी आपकी कैवल्य प्राप्त या विवेक ख्याति आएगी। दैट मीन्स अगेन प्रैक्टिकल इज देयर। तो चित्त को आप एक दिन में नहीं रोक सकते, आज बैठे हैं तो नहीं रोक सकते। तो दैट मीन्स देखिए, एक फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, प्रैक्टिकल है। फिर उन्होंने जब देखा कि मनुष्य नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता, मनुष्य चित्त को रोक नहीं सकता, तो उन्होंने तब क्या किया? 8 अंगों का अनुष्ठान किया। तब उन्होंने बोला यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो बोले देखिए, संस्कार विधि है यम नियम। जैसे संस्कार में आए, आप उस संस्कार को योग के नियम के अनुसार चलिए। तो अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचार्य, नियम में शौच, संतोष। तो ये संस्कार है। देखिए, हम जब घर में रहते हैं ये संस्कार से। उसके बाद वो उन्होंने कहा कि संस्कार के साथ साथ आप अपने शरीर शुद्धि, आसन, प्राणायाम, प्राण शुद्धि, प्रत्याहार, जीव शुद्धि या इंद्रियों की शुद्धि, फिर धारणा ध्यान समाधि। तो उन्होंने ये कहा कि अब आपको प्रैक्टिकल और ज्यादा करना है, और जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपके शरीर के अंदर शुद्धि होगी। तो फिजियोलॉजी है, आपके शरीर की रीढ़ की हड्डी को आप ठीक करेंगे। क्योंकि जितनी भी आसन बेस्ड है, आसन जो भी है, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, पश्चिमोत्तान, वो सब आसन जो है एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल। तो 4 फेस है। एक दार्शनिक हो गया, एक मनोवैज्ञानिक हो गया, एक प्रैक्टिकल हो गया, एक फिजियोलॉजी हो गया। जब ये चारों फेस को समझने की कोशिश करते हैं तो ये योग बहुत बड़ा स्थान ले लेता है। अब जब अष्टांग योग करने के बाद भी पतंजलि फिर समझता है कि नहीं, ये 8 अंगों का अनुष्ठान नहीं कर सकता, इन्हें क्रिया योग कराइए। तो उन्होंने कहा तप कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, ईश्वर परिधान। तप मीन्स तपना नहीं है, तप मीन्स आपको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, रेगुलर प्रैक्टिस। और स्वाध्याय पढ़िए किताब। हम लोग सब योग कर रहे हैं, हम सब चर्चा योग के बारे में कर रहे हैं, हम स्वाध्याय कम कर। राजीव सर का बहुत सारे रिसर्च पेपर है, स्वाध्याय कीजिए, पढ़िए। और राजीव सर हमारे भी टीचर हैं, हमारे भी सीनियर हैं, हमारे भी गुरु हैं। हम इनके बहुत सारे रिसर्च पेपर को पढ़ते हैं और पढ़ के हम सीख रहे हैं। सीखना, स्वाध्याय करना खत्म नहीं होता है। स्वाध्याय से आपको रेगुलर प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही आप योग को समझ पाएंगे। ईश्वर परिधान, ईश्वर परिधान इज द रिजल्ट ऑफ योर एजुकेशन। सो देखिए, तीनों श्लोक को पतंजलि ने समझाने की कोशिश किया, और समझाते समझाते हमें हेल्थ के बारे में भी बताया। इस बार का थीम है हेल्दी एजिंग टुवर्ड्स योग। हम लोग सब स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं,
राजीव सर ने मनोकोश के बारे में बात की। हम आज भी नहीं जानते हैं हमें पानी कितना पीना है। हम खाने की तरफ नहीं बोल रहे, हमें पानी कितना पीना है, पानी कब पीना है, पानी को किस समय पे पीना है, किस अवस्था में पीना है, हम ये छोटी छोटी चीजें नहीं जानते। सो योग बहुत बड़ा चीजें है, बहुत बड़ी स्वाध्याय है, एक साधना है। सच में टॉपिक भी बहुत अच्छा दिया, योग साधना है। ये छोटी सी 8-10 मिनट का लेक्चर से नहीं, बट हाँ, हमें समझना है कि योग को करते वक्त आसन कैसे करें, प्राणायाम कैसे करें, प्रत्याहार कैसे करें। प्राणायाम में भी मैंने देखता हूं कि मैं हर एक साधक को कहता हूं कि कुछ मत करो, सिर्फ योग आसन में सूर्य नमस्कार रेगुलर कीजिए 4 से 6 बार, और अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए एटलीस्ट 5 मिनट से 10 मिनट। देखिए आधा रोग ठीक हो जाए। ये दोनों चीजों को कीजिए। हम तो क्रिया कहते ही नहीं कि आप जल नीति कीजिए, कुंजल कीजिए। ये एक थोड़ा सा प्रैक्टिस, हायर प्रैक्टिस है। बट यस, योग साधना में योग साधना ही करना पड़ेगा, साधना पड़ेगा, अपने आप को तब करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, तभी ईश्वर परिधान, आप तभी डेडिकेशन डिवोशंस कर सकते हैं। सो इतनी छोटी सी समय से मैं जल्दी से, क्योंकि मुझे एक और जगह जाना है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं कि कुंदन जी ने और पीयूष जी ने इस प्रोग्राम को रखा है। और अच्छा लगता है योग घर घर पहुंचे, योग के साधक घर घर समझे। कुछ नहीं तो प्राणायाम कीजिए। देखिए आज के टाइम में दिल्ली में इतनी पोल्यूशन की हालत खराब है, हम लोग रात दिन जूझ रहे हैं पोल्यूशन से। तो इस पोल्यूशन को, इस नाक के अंदर जो गंदगी जाती है उससे जल नीति, सूत्र नीति कीजिए, सूत्र नीति कीजिए। आज के टाइम में मैं नियर बाय एम्स के पास रहता हूँ, बहुत कैंसर पेशेंट हैं। हम लोग कोशिश करते हैं उन कैंसर पेशेंट को हम लोग सिंपल से आसन और प्राणायाम कराएं। हम प्राणायाम कराने की मैं बहुत स्प्रेड कर रहा हूँ कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करें लोग बाग। और ये एक हमारा नीति है और धैर्य है कि हम लोग सब मिलके इस संकल्प ले कि योग ना कि एक दिवस, एक समिति में रखकर अपनी दैनिक जीवन शैली में अभिन्न अंग बनाए। योग रोज करे, रोज करे, हर वक्त करे, हर समय करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद तारक सर, आपके इस अमूल्य अ, मार्गदर्शन के लिए। आपने बड़े अच्छे से ढंग से योग दर्शन को व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास किया है। बहुत बढ़िया। एक वाक्य आज मुझे याद आ रहा है। जैसे राजीव सर ने अनुलोम विलोम की चर्चा करी, आज सुबह सुबह जब प्रोग्राम मुझे एम्स में कराना था, तो मेरा प्रोग्राम से पहले एक अंदर से एंजाइटी सी कभी कभी मुझे हो जाती है। इस प्रोग्राम से पहले भी मुझे हो रही थी कि करना है और अच्छे ढंग से इसको सफल भी बनाने का प्रयास करना है। तो सुबह जब ऐसा हुआ तो हमने पूजा करके और हमने सीधा अनुलोम विलोम का अभ्यास किया। जैसा सर ने बताया कि तत्कालिक इफेक्ट, और हमने विद इन अ 5 मिनट आई फील द चेंज इनसाइड। मैंने वो अनुभव महसूस किया। जब आपको एंजाइटी होती है तो आपके पेट में भी गुड़गुड़ सा महसूस होता है, आपके मन बेचैन होता है। और ऐसा ही सुबह भी हो रहा था हमारे साथ। और 5 मिनट अनुलोम विलोम किया और फिर हम चार्ज्ड हो गए इस प्रोग्राम के लिए। तो ये तत्कालिक प्रभाव है। और योग तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो देता ही है। आज हम सभी इस वेबिनार में एक शख्स को मिस कर रहे हैं। वो है, क्योंकि उसके बिना ये प्रोग्राम अधूरा था, बट किसी कारण बस वो हमारे बीच नहीं है फिलहाल। डॉक्टर पीयूष जैन सर, इट्स ऑनर टू डॉक्टर पीयूष जैन सर। एंड वो हमारे फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन इंडिया के सूत्रधार हैं। वो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। और सभी फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को जोड़ने का काम, एक सूत्र में बांधने का काम उन्होंने किया है। तो मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं सर का। ऐसे ही प्रोग्राम से पहले जो ये 21 दिवसीय साधना कर्म जो लगातार चल रहा था, जनरली ज्यादातर जो योग
की कक्षाएं ये फ्री में चलता है, 1 सप्ताह या 10 दिन से मैक्सिमम चलता है। और हमने कहा कि नहीं, मैंने सर से रिक्वेस्ट किया कि कोई भी चीज को आदत लगने में 21 दिन लगते हैं, तो हमने कहा कि इस बार लोगों को आदत डालनी है। और हमने 21 दिन का कंटिन्यू ये साधना, 21 दिवसीय योग साधना सत्र का आयोजन किया। आज हमारा 21वां दिन है। और मैं ये आशा करता हूँ, ये आपने लगातार जिन्होंने भी 20 दिन का अभ्यास किया है, वो आज भी जरूर अभ्यास किए होंगे। चलिए, आज हम अगले वक्ता की तरफ बढ़ते हैं। हमारे अगले वक्ता हैं तरुण शर्मा सर। आप आपसे अनुरोध है कि आप अपने ज्ञान एवं अनुभव का हम सभी के साथ साझा करें। और हम आपके सुनने को भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप भी बहुत ही अच्छा बोलते हैं, और हम इंतजार में हैं कि आप आए और अपने अनुभव को हम हमारे बीच साझा करें। अरुण सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन जी। बहुत अच्छा वक्तव्य डॉक्टर तारकनाथ सर ने बोला, और राजीव सर तो हमेशा उनके मार्गदर्शन हम लेते ही रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी श्रोतागण हैं, आदरणीय श्रोतागण, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुंदन जी, आपको और फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन इंडिया को भी, जिन्होंने ये 21 दिन का सत्र लगातार किया, और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज जिस टॉपिक पे या जिस विषय पे मैं बोलना चाहता हूं वह है ध्यान। क्योंकि राजीव सर ने पहले ही उसका थोड़ा हिंट दे दिया कि हमारा जो जीवन या शरीर रूपी रथ है, उसका जो सारथी है वह मन और मस्तिष्क है। तो मन और मस्तिष्क को हम कैसे ट्रेन करें, उसको कैसे अपने अच्छे सारथी के रूप में प्रयोग करें, वह कला भी आनी चाहिए। तो आज हम ऐसे विषय पे बात करेंगे जिसकी प्रासंगिकता आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में सबसे ज्यादा है, जिसको बोलते हैं ध्यान या मेडिटेशन। आज की दुनिया में हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम अपने रिलेशंस को कंट्रोल करते हैं, हम अपने करियर को, गाड़ी को, गैजेट्स को, हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। सिर्फ जिस एक चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते कि जिसको हमने कंट्रोल करना चाहिए, वह है हमारा मन। और मन को कैसे कंट्रोल करें, उसको कैसे नियंत्रण में लाएं, कैसे हम अपने उस मन को अपनी उन्नति के लिए प्रयोग करें। नॉट ओनली हमारी उन्नति, हमारे देश की, हमारे समाज की, हर चीज की उन्नति के लिए हम अपने मन को किस प्रकार प्रयोग करें, यह आना भी बहुत जरूरी है। देखिए, ध्यान कोई क्रिया नहीं बल्कि एक चेतना की एक अवस्था है। ध्यान चेतना की एक अवस्था है। आमतौर पर लोग क्या सोचते हैं कि हम विचार शून्य करना ही ध्यान है। सिर्फ विचार शून्य नहीं, सिर्फ विचार शून्य ही ध्यान नहीं है। हमें वर्तमान में रहना आना चाहिए, हमें वर्तमान में जीना सीखना चाहिए, वह ध्यान है। हम करते क्या है, हम भूतकाल यानी कि हम अपनी यादों में खोए रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता में पड़े रहते हैं। तो हम प्रेजेंट में या कहते हैं कि अभी में कब रहते हैं, यह सीखना बहुत जरूरी है। और अभी में रहना, प्रेजेंट में रहना ही ध्यान है। योग में बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारी विधि हैं जिसके द्वारा हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने मन को अच्छे से उसको दिशा दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, मन है, मन एक, अगर हम बात करें, एक कहावत है कि अगर हमने मन को अगर गुलाम बना लिया तो वह हमारा मित्र है, अगर मन को मालिक बना लिया तो वह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है।
तो मन को हमें गुलाम बनाना है अपना, हमने उसको अपना सर पे नहीं चढ़ने, यानी कि मन जहां भटकाएगा हम भटकते चले जाएंगे। तो मन को मालिक नहीं बनाना, हमने मन का मालिक खुद बनना है। तो भूतकाल की यादों से हटके और भविष्य की चिंताओं से दूर होते हुए हमें अपने मन को साधना आना चाहिए। ध्यान करने से होता क्या है? देखिए, ध्यान हम जब करेंगे तो हमारा जो अगर हम साइंटिफिक टर्म बोल रहे हैं तो एमिगडाला एक का जो आकार है वो घटता है, एमिगडाला का आकार घटता है और हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो मजबूत होता है, जो हमें निर्णय लेने और ध्यान केंद्रित करने में ज्यादा मदद करता है। तो ध्यान कैसे करें? आपने कहावत सुनी होगी, जब हम पढ़ते हैं, लिखते हैं या कोई भी चीज करते हैं, या ज्यादातर हम बच्चों को बोलते हैं बेटा ध्यान से, बेटा ध्यान से चलो, बेटा ध्यान से पढ़ो, बेटा ध्यान से खाइए, बेटा ध्यान से साइकिल चलाइए। यह क्या है? यह भी एक प्रकार का ध्यान है। अगर हम ध्यान नहीं लगाएंगे प्रेजेंट में तो हम कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेंगे। एक छोटी सी क्रिया है, एक कटोरे में पूरा ऊपर तक पानी भर लीजिए और उसको आपने सोचना है कि मैंने इस पानी को एक बूंद भी छलकने नहीं देना और हमने कम से कम भी 3 मिनट तक चलना है। आप उस 3 मिनट आप प्रेजेंट में रहेंगे, उस 3 मिनट आप ना तो पास्ट की यादों में होंगे ना भविष्य की चिंताओं में होंगे। वो 3 मिनट एक छोटी सी विधि है। इस 3 मिनट आपको पता लगेगा आपने कैसे ध्यान लगाया। क्यों? बिना ध्यान लगाए अगर आपने का इतना सा भी आपका ध्यान भटका या आपके जो विचार हैं दाएं बाएं गए तो होगा क्या? वो पानी का जो प्याला है उसमें से कुछ बूंदें जरूर छलकेंगी। तो ध्यान लगाने का एक बहुत ही इजी और बहुत ही एक कहते हैं ना बहुत आराम, बहुत इजी एक मेथड बताता हूं। सबसे पहले देखिए, जब भी हम ध्यान लगाएं या कोई भी क्रिया या योग करें, हमें अपना एक शांत वातावरण चाहिए, एक शांत एक अच्छा सा आसन चाहिए, कंफर्टेबल, जहां पे हम कंफर्टेबल होके आसन लगा पाएं और अपना ध्यान लगा पाएं। एक वो जगह देखनी और समय भी इस तरह का होना चाहिए, या तो अर्ली इन द मॉर्निंग जिसको हम बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त, जहां जिसमें हम सबसे बढ़िया और अच्छा ध्यान लगता है। और सबसे पहले आसन हो गया, आपका वातावरण हो गया, वो बहुत जरूरी है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है। सबसे पहले आपने आंखें बंद करनी है, आपने सिर्फ अपनी सांसों को देखना है कि आपकी सांस किस प्रकार अंदर आ रही है और बाहर जा रही है, सिर्फ और सिर्फ सांसों पे। जैसे जैसे आप सांसों पर ध्यान लगाना शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे उस श्वास के जो स्पर्श है, वो जो टच है उस श्वासों का, आप उनको महसूस करने की कोशिश कीजिए कि आपके नाक के द्वारा होते हुए नाक की अंदरूनी दीवारों को वह श्वास, वह हवा, वह टच करते हुए, स्पर्श करते हुए किस प्रकार आपके गले से होते हुए चेस्ट और चेस्ट से पेट की तरफ जा रही है, और उसी प्रकार पेट से चेस्ट, चेस्ट से गला, गला से नाक के द्वारा दूषित हवा बाहर आ रही है। पहले आपने सांसों पर ध्यान लगाया, फिर आपने उसके स्पर्श को देखा, वह टच कर रही है, नाक के अंदरूनी दीवारों पे टच किया, गले पे टच किया, चेस्ट पे टच किया और फिर अंदर पेट की ओर गई। उसी प्रकार जब आपने श्वास अंदर लिया, आपका चेस्ट थोड़ा ऊपर आया, कंधे ऊपर आए, पेट ऊपर आया, उसका जो उभार है उस पे भी पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए उसको महसूस करना है। और थर्ड स्टेज ये है कि जब आप श्वास अंदर ले रहे हैं उसके तापमान को आपने महसूस करना है।
जब आपने श्वास अंदर लिया और जब आपने श्वास छोड़ा, उनके तापमान में कितना डिफरेंस है। जब आपने श्वास अंदर लिया था और जब आपने श्वास छोड़ा था, उनके तापमान में बहुत फर्क होगा। जब आपने श्वास अंदर ली वह थोड़ी ठंडी थी, जब आपने बाहर छोड़ा वह अपेक्षाकृत थोड़ा गर्म थी। जैसे जैसे आप अपने आप को कॉन्शियसनेस की तरफ लेके आएंगे, आपका ध्यान लगना शुरू होगा। ये पहली अवस्था है। उसके बाद मुद्राएं आती हैं। आप कोई फैंसी मुद्रा कुछ मैं सिर्फ और सिर्फ एक ज्ञान मुद्रा रखिए। ये स्टार्टिंग की बता रहा हूं मैं आपको। सिर्फ एक और ज्ञान मुद्रा में आप आराम से बैठिए और आप सिर्फ और सिर्फ अपने श्वासों के आवागमन पर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। जैसे जैसे आप अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, आप जो एक्सपीरियंस करेंगे वो धीरे धीरे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, इस तरह से उसका जो समय है वो बढ़ाते जाइए। ध्यान भटकेगा, आपका मन इधर उधर दाएं बाएं जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, उसको वापस खींच के अपनी श्वासों पर लेके आना है। एक और विधि है। एक तो आपने मौन रह के ये ध्यान किया, एक आप ओम या किसी भी मंत्र उच्चारण के द्वारा भी अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। राइट? गहरी सांस आपने ली और श्वास छोड़ते हुए आपने ओम का उच्चारण शुरू किया। धीरे धीरे इसका समय बढ़ाते जाइए। आप गहरे ध्यान में चलते जाएंगे। आप अपने मन रूपी सारथी पे या आप कंट्रोल कर पाएंगे। मन और मस्तिष्क को अपना सारथी बनाइए, उस पे कंट्रोल कीजिए। आपको कोई प्रश्न हो तो मैं भी ले सकता हूं ध्यान के ऊपर। कि कोई भी प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। राजीव सर से, तारक सर से, या फिर हमारे अगले वक्ता योगेंद्र सर से या तरुण सर से कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहें तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। फिर सेशन के एंड में आप कोई भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं हमारे विशिष्ट अतिथिगण, मुख्य अतिथि से और वक्ताओं से। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण सर आपके इस उद्घोषण के लिए। थैंक यू। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बड़ा ही ध्यान के विधियों को आपने बड़े अच्छे ढंग से समझाया, बताया। ध्यान की विधियों को आपने बारीकी ढंग से बताया। ध्यान कैसे करें, पूरी अवेयरनेस श्वास के माध्यम से आपने इस पे प्रकाश डाला। एक श्लोक मुझे याद आ रहा है कि चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, कि वायु के चलायमान होने से मन भी हमारा चंचल हो जाता है और वायु के स्थिर होने से हमारा चित्त भी, मन भी स्थिर हो जाता है। तो प्राणायाम का अभ्यास ध्यान में आपके बहुत ही, जब आप अष्टांग योग की तरफ आप जाते हैं, देखते हैं, तो वहां पे भी अष्ट अंग, सबसे पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। तो प्राणायाम से पहले, सॉरी, ध्यान से पहले प्राणायाम की विधि बताई गई है कि पहले प्राणायाम को साधिए। फिर प्राणायाम कैसे साधेगा, तो पहले आपको सारे यम, नियम, आसन, इन सब चीजों को साधना है, तब जाके फिर आपको ध्यान की। बहुत ही अच्छे ढंग से तरुण सर ने हम सबको ध्यान के विषय में बताया, और ध्यान बहुत जरूरी है अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। अब हम अपने अगले वक्ता श्री योगेंद्र कुशवाहा जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपने विचार प्रस्तुत करें और अपने अनुभव हम सबके साथ साझा करें। श्री योगेंद्र कुशवाहा जी। थैंक यू कुंदन जी। फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 21 दिवसीय योग क्लासेस जो चलाई गई, उसके आज 21 जून को
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इस वेबिनार में मैं सभी को आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। इस वेबिनार में आज की मुख्य अतिथि मेरे सीनियर और मेरे काफ़ी सारे, जब अपनी जर्नी शेयर करूंगा तो उसमें काफ़ी सारी सर ने मदद की है। और ज़्यादा मुझे भी योग में कन्फ्यूजन होता है तो मैं सर के ही मार्गदर्शन लेता हूँ। ऐसे मेरे बड़े सीनियर प्रोफेसर राजीव चौधरी सर, गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में डॉक्टर तारक नासर, स्पीकर के रूप में तरुण शर्मा सर, और आज इस वेबिनार को कंडक्ट कर रहे कुंदन जी, और फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन इंडिया के सचिव मेरे मार्गदर्शक डॉक्टर पीयूष जैन जी, और सभी प्रतिभागी, आप सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपने 21 दिन कुंदन जी के साथ योग किया और योग की गहराइयों को, योग के अभ्यास को समझा। मुझे जो विषय मिला है उसमें योगा फॉर ए हेल्दी लाइफस्टाइल, ये विषय पे मुझे अपने वक्तव्य को रखना है, क्योंकि मेरे से पहले वरिष्ठ हैं, मेरे सीनियर काफ़ी सारा योग में जो मुझे गाइड करते हैं वो ऑलरेडी आपको काफ़ी सारा बता चुके हैं, और मैं भी उनको सुन रहा था। तो ऑलरेडी एक सीखने की प्रोसेस हमेशा ही लाइफ में है, और अभी भी सीख ही रहा हूँ मैं उन लोगों से, वरिष्ठ लोगों से। तो योग में जो मुझे आज का वक्तव्य मिला है, योगा फॉर ए हेल्दी लाइफस्टाइल, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आपने 21 दिन में जितना भी योग किया, योग का फिलोसफिकल पार्ट अलग रख लीजिए। फिलोसफिकल पार्ट से ज्यादा आपने जो प्रैक्टिकल पार्ट को समझा, चाहे उसके आप अभी 21 दिन आपने जितने भी दिन अभ्यास किया, ऐसे ऐसा नहीं, पहले भी काफी लोग अभ्यासी होंगे जो योग की प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर रहे होंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि आपने उसके एस्पेक्ट्स को जाना कि योग कहाँ से आया, महर्षि पतंजलि ने दिया, या किस फिलॉसफी के अंदर उस प्रैक्टिसेस को कर रहे हैं, और किस किस आसंस के क्या बेनिफिट हैं। क्योंकि जब से योग दिवस मनाना स्टार्ट हुआ है, तब से योग की जो पॉपुलैरिटी है, योग की जो पब्लिसिटी है, हम सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से हम सभी कुछ ना कुछ आसंस के बारे में जानकारी सभी को रहती है। मतलब एक योग की भूमिका सभी के जीवन से हमेशा ही जुड़ी रहती है, और योग का हर किसी को, योग का ऐसा आज कोई भी, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ऐसा इंसान हो जो योग के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी नहीं रखता हो। सभी लोग योग के बारे में जानकारी रखते हैं और योग अभ्यास के बारे में जानकारी रखते हैं। तो ये एक हमारे संस्कृति की और हमारे कल्चर की और हमारे देश की खूबसूरती है कि जिस देश ने योग को दिया, उसके देश के सभी नागरिक योग के बारे में आज जानकारी रख रहे हैं। खुद हम एक संस्कृति के साथ साथ उसको अपने एक स्वास्थ्य का हिस्सा बना रहे हैं। तो योग आपके लाइफस्टाइल को कैसे बदल सकता है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का और पहले के टाइम और आज के टाइम में काफी फर्क है। टाइम काफी फास्ट हो चुका है आज का। तो इस भागदौड़ भरे जीवन में हम देखेंगे कि अगर हम अपने आप को बैलेंस करना चाहें, हम अपने आप को व्यवस्थित करना चाहें, हम अपनी हेल्थ को व्यवस्थित करना चाहें, तो इस जीवन शैली के अंदर, इस भागदौड़ भरे जीवन में योग से अच्छा कोई माध्यम नहीं है। जैसे कि योग के जो एस्पेक्ट्स हैं जिनसे आप अपनी जीवन शैली को, अपनी स्वस्थ जीवन शैली को सुधार सकते हैं, उसमें जरूरी नहीं कि आप बहुत ही एक बड़े अभ्यास को आप अपनाएं। आप छोटी छोटी चीजों से भी योग की लाइफस्टाइल को अपना सकते हैं, और उस अभ्यास में आप देखेंगे कि सबसे जो बड़ी चीज है योग में आज, वो ये है कि आप एक निरंतर उसका अभ्यास करेंगे तो आपको निरंतर उसका लाभ मिलता रहेगा। दूसरा, जो कुछ चीजें मैं अभी तक के अपने जीवन में योग से चूंकि जुड़ा रहा हूं, और काफी देशों विदेश में योग को ले जाने का मुझे मौका मिला है आप सभी के
आशीर्वाद से और मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद से। तो जो फर्क दिखा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमें कोई भी प्रैक्टिस है, कोई भी टेक्निक है या कुछ भी योग से हम लेना चाहते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको उसको रेगुलर अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब आपको कोई, आजकल जो मैं समझ रहा हूं हमारे यहाँ क्या है, योग लोग क्योरनेस में करते हैं। अगर हम योग को प्रिवेंशन में करेंगे तो हमको ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे, मतलब हमें वहां तक, जिस डिसीज के लिए, जिस भी परेशानी के लिए अगर हम योग को कर रहे हैं तो उस परेशानी तक हम पहुंचेंगे ही नहीं। योग की कार्यशैली ऐसी, योग अपनी जीवन शैली को इतना अच्छा निखार के लाएगा कि आपको क्योरनेस की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप उस डिसीज के उस लेवल तक पहुंचोगे ही नहीं। आप पहले से ही अगर प्रिवेंशन में प्रैक्टिसेस करें तो आप ऑलवेज एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करेंगे एंड आप सभी डिसीज से फ्री रहेंगे। आज के समय में जिस तरीके से हमारे पास टेक्नोलॉजी कह लो और जितनी भी भौतिक चीजें हम बढ़ाते जा रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, उसके साथ साथ जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, द सेम थिंग, द सेम हैंड, आप दूसरे साइड देखेंगे तो बीमारियां भी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। और उन सभी बीमारियों का जो मेजर रीजन है, वो मेजर रीजन है कि हमारी जो दिनचर्या है वो डिस्टर्ब है। और दिनचर्या के साथ साथ हम अपने लाइफ में या लाइफ के फेसेस में जिस तरीके का तनाव आज हर किसी के जीवन में है, दिस इज ए बिगेस्ट रीजन फॉर any kind of disease or any kind of stress or any kind of trauma in life, either is psychological। तो इस तभी तरीके के लाइफ में अप एंड डाउन्स जब भी आ रहे हैं, तो जो हमारी योग जीवन शैली के, मतलब करंट के टाइम में जितनी भी सुख सुविधा के साथ साथ जो डिसीज बढ़ रही है, उसका बिगेस्ट रीजन यही कि हम अपनी दिनचर्या को धीमे धीमे बदलते जा रहे हैं। तो इससे बचने के लिए, जैसे आप आजकल जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, चाहे उसमें आप डायबिटीज को ले लीजिए, ओबेसिटी को ले लीजिए, हाई ब्लड प्रेशर ले लीजिए, हार्ट डिसीज ले लीजिए, किडनी डिसीज ले लीजिए, लीवर डिसीज ले लीजिए, इन सभी डिसीज का माध्यम, इन सभी डिसीज का जो रीजन है वो हमारी बदलती हुई जीवन शैली है। हमने अपने आप को मॉडर्न के नाम पर काफी सारी चीजें, जो हमारी ट्रेडिशनल चीजें थी उसमें से योग भी एक है, वो हम धीमे धीमे अपने लाइफ से हमने उसको दूर रखा। राजीव सर ने बहुत अच्छा बोला था कि जब अभी सर ने अपने वक्तव्य में रखा कि अंग्रेजों ने उस समय इस तरीके की कुछ चीजें थी जो उन्होंने हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय किया, एंड दे डोंट वांट टू कि हम लोग अपनी कल्चर की चीजें, जितनी भी पुरानी चीजें हैं, हम उनको फॉलो करें, उनसे लाभ लें। तो वो एक बिगेस्ट रीजन है कि हम लोग अपने कल्चर को भूले, हम लोग योग कल्चर को भूले, जिसके कारण आज ये सारी डिसीजेस हमको जीवन में आ रही हो। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हमारे सभी आसपास के लोगों को, हमारे सभी देश के लोगों को, हमारे जो समाज के लोग हैं वो इन सभी चीजों से ग्रसित हो रहे हैं। और उनमें कोई ना कोई डिसऑर्डर आज हर फैमिली के अंदर है। हर फैमिली के अंदर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की कोई ना कोई ट्रीटमेंट चलता ही है। तो अगर हम इस ट्रीटमेंट का, अगर हम योग से निरोग चाहते हैं, अगर योग से इसको हम बदलना चाहते हैं, तो हमको सबसे पहले कुछ चीजों पे हमको वर्क करना पड़ेगा, जिसमें आपको एक अच्छे खाने की आवश्यकता है, बैलेंस डाइट लेने की आवश्यकता है। डाइट में भी काफी सारा कंफ्यूजन रहता है कि हम, जैसे मैंने अभी डाइट बोल दिया, तो डाइट से एक कुछ कुछ आज के समय में कुछ कुछ चीजों की ब्रांडिंग इस तरीके से हो गई है कि जैसे मैंने डाइट बोला तो आपको लगा कि इसमें कुछ अलग से आएगा, खाने के लिए कुछ अलग से आएगा, या फिर हमको बहुत ही साइंटिफिक तरीके से खाने की आवश्यकता है, या फिर हमको
एक प्रोफेशनल गाइडेंस की आवश्यकता है कि हम तभी डाइट को फॉलो कर पाएंगे। ऐसा नहीं, हमारे पूर्वज भी खाना ही खाते थे, हमारे पूर्वज भी विदाउट किसी मतलब इस तरीके से, हमारा जो सिस्टम था कल्चर का वो एक नॉन, हम लोग मतलब एजुकेटेड सभी तरीके से थे, लेकिन हमने जो बीच में अपना गैप लिया, हमने अपने संस्कृति को बदला, वहां पे सारा चीजें उलट पलट हुई। तो डाइट में हम अपने अपने आहार में जिस भी रीजन में आप रहते हो, अपने रीजनेबल और सीजनेबल फूड खाइए। आप जहां पे भी रहते हो वहां पे जो आसपास आपके उग रहा है वो खाना खाइए। आपको हाई फाई फूड्स फ्रूट्स की आवश्यकता नहीं है। आप अपने जो भी आसपास है, खीरे टमाटर ककड़ी जो भी आपको अपने इस तरीके के फ्रूट्स मिल रहे हैं, इनसे भी आप एक अच्छा न्यूट्रिशन बैलेंस कर सकते हैं। और न्यूट्रिशन के बैलेंस के साथ साथ आप आहार को नियमित कीजिए। मतलब आहार का ऐसा नहीं कि आपने एक दिन ब्रेकफास्ट 10 बजे ले लिया, फिर दूसरे दिन ब्रेकफास्ट का कोई अता पता नहीं है, फिर एक दिन आपने लंच 4 बजे कर लिया, 5 बजे कर लिया, फिर आपने डिनर एक दिन 12 बजे किया, फिर एक दिन आपको योग की याद आ गई तो आपने डिनर 5 बजे कर लिया, फिर 7-8 दिन। तो डिस्टर्बिंग इस तरीके का नहीं होना चाहिए। आपको सिस्टमेटिक वे में खाना लेना पड़ेगा। एक खाने का भी समय आपको बदलना पड़ेगा। हाँ कि मैं ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में 7 से 8 के बीच में ले लूंगा, और लंच का एक टाइम रखिए और डिनर का भी अपना एक टाइम रखिए, जब तक आप सोने और खाने में थोड़ा सा गैप रखें। आइडियली कि आप अपना टाइम सेट कर लें, 5 6 7 बजे तक आप अपना डिनर कर लें, और जैसे भी आपको आपकी सुविधा अनुसार, क्योंकि काफी सारे लोग वर्किंग में रहते हैं तो वो कुछ रूटीन्स को फॉलो नहीं कर पाते, लेकिन उस रूटीन्स के बीच में आप कुछ ना कुछ तो ऑप्शंस निकालिए हेल्दी लाइफस्टाइल अडेप्ट करने के लिए। क्योंकि आप काम नहीं छोड़ सकते, लेकिन इस तरीके की जीवन शैली अपना के आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो डाइट में आप इस तरीके से रखिए कि हेल्दी फूड और आपके आसपास जो है वो फूड खाने की कोशिश कर। दूसरा है, आप प्रॉपर नींद लीजिए। आजकल फोन का टाइम है और लोग मोस्ट ऑफ द टाइम इन द लेट नाइट हम स्क्रॉलिंग टाइम और स्क्रीन टाइम बढ़ाते रहते हैं, चाहे वो डेस्कटॉप पे हो या फोन पे हो। तो उससे क्या है कि ब्रेन को हमने कैप्चर कर रखा ऑलरेडी। सर ने अच्छा, तरुण सर ने ध्यान के ऊपर बताया कि आप किस तरीके से ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। तो उस टेक्निक को, सर के टेक्निक को आप फॉलो कर सकते हैं। और जब आपके पास, सर ने बताया जैसे कि आपको मन को अपना वो बनाना है, मन के बनना नहीं है। तो आप जैसे कोई रील्स इस तरीके के आजकल एआई सभी चीजों से बांध रहा है, तो आपको उसकी लत नहीं होना चाहिए कि आप फोन स्क्रॉलिंग कर रहे हैं और लेट नाइट या बहुत सारी देर तक आप उसको फोन को चला रहे। इससे आप प्रॉपर नींद नहीं ले पाएंगे। तो आप एक सोने का भी टाइम रखिए, स्क्रीन टाइम अपना कम करिए, आवश्यकता है तो आप फोन चलाइए, अनावश्यक तरीके से ज्यादा फोन पे टाइम स्पेंड नहीं करिए, और टाइम पे सोइए। जब आप प्रॉपर तरीके से नींद लेंगे, क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल को अडेप्ट करने के लिए नींद भी एक बड़ा कारण है। लोग प्रॉपर नहीं सोते हैं टाइम पर, तो उससे भी उनकी जो बॉडी की इंटरनल कार्य प्रणाली भी काफी डिस्टर्ब होती है, जिससे आपका सर्कुलेशन के साथ काफी सारी डिसीज डिसऑर्डर्स और इंसोमिया टाइप्स की, जो नींद कम लेने से माइग्रेन, इस तरीके की समस्या धीमे धीमे अडेप्ट हो जाती है। तो उससे जुड़ी फिर और भी समस्याएं फिर लाइनअप होना स्टार्ट हो जाती है। दूसरा है कि आप कोशिश करिए कि तनाव, स्ट्रेस को मैनेजमेंट करके रखें। आप योग को अपनाएंगे तो ऑटोमेटिकली धीमे धीमे स्ट्रेस आपके लाइफ से जाने लगेगा। और नेक्स्ट जो रीजन है, नेक्स्ट जो पॉइंट्स है आपके हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने का, एक बड़ा और भी रीजन है कि आप आज के टाइम पे लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी है। किसी भी कार्य को करने के लिए हमको कॉन्फिडेंस की आवश्यकता है। अब कार में आपकी लाइफ भी आती है, हम जो जी रहे हैं उसमें लाइफ भी अगर आपकी सोच नेगेटिव हुई तो आप बहुत सारे लाइफ के गोल से आप दूर हो जाओगे, आप उनको अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप पहले से ही उस चीज के प्रति, चाहे वो हम अपनी हेल्थ के प्रति देखें या किसी गोल्स के प्रति देखें, तो आपको सोच जो है वो अपनी पॉजिटिव रखना पड़ेगी। आप अपने सोच को बदलें धीमे धीमे। ऐसा नहीं कि एक दिन ही इसका कोई स्विच नहीं कि आपने आज ऑन कर दिया और कल से आप पॉजिटिव सोचने लगे। ये आपके व्यवहारिकता में लाना पड़ेगा आपको। आपके अपने सराउंडिंग जो आपका सर्कल है, उस सर्कल को आपको थोड़ा बहुत चेंज करना होगा। उसमें कोई नेगेटिव काइंड्स लोग तो उनसे आपको थोड़ा दूरी बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरीके के आप बदलाव लेके आए, अपने सोच को पॉजिटिव रखें। और अगर
कोई किसी भी डिसीज से सफरिंग है, तो वो डिसीज सबसे पहले जो अटैक करती है वो मोरली अटैक करती है आपको। डिसीज अपना काम तो कर ही रही है शरीर के अंदर, लेकिन एक बिगेस्ट रीजन है कि हम साइकोलॉजिकल बहुत नीचे गिर जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये हमें परेशानी हो गई, इसका कोई अब समाधान नहीं है, और हम अनावश्यक रूप से जो बॉडी के अंदर का स्ट्रेस है उसको नेगेटिव और बढ़ाना काम शुरू कर देते हैं। जिससे क्या होगा कि जो नेचर आपको मदद करना चाहता है, हमारे शरीर के अंदर जो सिस्टम है वो ऐसा है कि आप अगर जैसी शरीर की शैली रखोगे वैसा शरीर आपको रिजल्ट देता रहेगा, वैसा शरीर आपके साथ चलेगा। लेकिन जैसा आप नेगेटिव उस तरीके के काइंड थॉट्स रखोगे तो शरीर भी वैसे ही आपके वर्क करेगा, जैसे विचार आप करेंगे बॉडी भी वैसे ही आप वर्क करेगी। तो ट्राई करिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम विथ मोस्ट ऑफ द वर्क आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसके लिए आप पॉजिटिव रहें, और लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपनी सभी चीजों में एक पॉजिटिव का भाव रखिए, सकारात्मक भाव रखिए अपने आप में। दूसरा, आप किसी भी तरीके का कोई भी नशा नहीं कीजिए, किसी भी तरीके कोई ड्रग्स, इस तरीके से अल्कोहल, कोई भी इस तरीके की चीज न लें लाइफ में, क्योंकि ये भी चीजें कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म हेल्थ में आपको इफेक्ट करेंगी और वो आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल में एक बैरियर बनेंगी। दूसरा सबसे बिगेस्ट है कि आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना होगा, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक भी संतुलन करने की आवश्यकता पड़ेगी। जब आप इन पे बैलेंस करोगे तो लाइफ ऑटोमेटिकली आपकी ग्रो करने लगेगी। आप एक किसी भी डिसीज से भी हो तो उसमें भी आपको धीमी धीमी रिकवरी मिलेगी। ऑलरेडी आपने इतने दिन में आसन सीखे हैं, प्राणायाम सीखे हैं, वो सभी प्राणायाम आपको हेल्दी रखने के लिए आपको हेल्प करेंगे। और जितने भी प्राणायाम हैं आपने ध्यान की ऑलरेडी, आपको विधियां पता है, ये सभी विधि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करने में आपको सहयोग करेंगी और आप तनाव कम लें। इससे आपका जीवन एक अच्छे भाव से रहेगा। क्योंकि समय सीमा थी और मैं उसको क्रॉस कर चुका हूं, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। और फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया का मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने इस वक्तव्य के लिए बुलाया, और होप आपको कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। बाकी कुंदन जी ने आपको 21 दिन और काफी दिन जो ट्रेनिंग दी है उस सभी से आप जो स्वास्थ्य लाभ लिए हैं वो आपके जीवन में आगे रहे। क्योंकि एक ही चीज है लाइफ के अंदर, आपको कोई पैसे से मदद कर सकता है, सब तरीके से मदद कर सकता है, लेकिन आपको स्वास्थ्य से कोई मदद नहीं कर सकता। और सबसे बड़ा जो धन है लाइफ में वो हेल्थ है। उस हेल्थ को बनाने में फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से, कुंदन जी के माध्यम से और पीयूष सर के गाइडेंस में जो आपको ये सेवाएं मिली उसका आप सभी ने लाभ उठाया, उसके लिए मैं कुंदन जी और पूरे पैफी परिवार को तहे दिल से धन्यवाद बोलूंगा। और आज के मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि सभी अतिथियों गुरुजनों को पुनः मेरा प्रणाम। अगर वक्तव्य में कुछ त्रुटि हो गई तो मुझे सर मार्गदर्शन देंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र सर आपका, आपके इस मार्गदर्शन के लिए। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, योग तो करते ही हैं, उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने आहार पे भी बड़ा अच्छा वक्तव्य दिया है। विचारों पे ध्यान केंद्रित करना, कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। तो वो आहार का भी उतना ही महत्व रखता है जितना कि योग साधना का महत्व रखता है। हम अपने अगले सत्र की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्नोत्तर की तरफ। तो कुछ प्रश्न हमारे बीच आए हैं और मैं अपने जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, मैं चाहूंगा कि उन प्रश्नों को भी आप लें हमारे बीच। उनका प्रश्न एक आया था ठीक, कुंदन जी शुरू करते कि हैं। एक एक प्रश्न है दुर्गा रानी जी का। सर, पित्ताशय की पथरी बाहर निकालने के लिए कोई योग है तो बताएं। देखिए, इसके दो उत्तर हैं। पहला उत्तर तो ये है, जो सभी के लिए है, केवल प्रश्न जिन्होंने प्रश्न पूछा उनके लिए नहीं, कि कोशिश करनी चाहिए हमें योग को प्रिवेंशन पर्पस से अभ्यास करना चाहिए। रोकथाम के लिए पूरी तरह उसके एक रोग निवारण के लिए
पूर्णतः उस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत मत है, और बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वानों ने भी कहा है इस बात को। तो प्रिवेंटिव मेजर तो बहुत अच्छा है, लेकिन कोई ऐसी डिजीज या ऐसी बीमारी है कि पूर्णतः आप चाहें कि पूर्णतः हम योग के माध्यम से उसका उपचार करना चाहें? कुछ ऐसे हैं, कुछ व्याधियां ऐसी हैं। और रही बात दूसरी की, एक गैल ब्लैडर की जो पथरी है, तो इस बारे में मैंने काफी रिसर्च भी पढ़ा, लेकिन पथरी तो अंत में तो उपचार वही है कि गैल ब्लैडर ना रिमूव करवाना पड़ता है। और आप ने इस बारे में, कुंदन जी, आपने रिसर्च, यू आर वर्किंग इन, यू आर रेंडरिंग योर सर्विसेज इन एम्स, तो किसी एक योग अभ्यास पर निर्भर रहने की सलाह नहीं दूंगा मैं इनको, दुर्गा रानी जी को। दूसरा है, एक प्रश्न पूछा गया है, मन की शांति के लिए योग लाभदायक साबित हो सकता है, प्रश्न पूछा उन्होंने। तो वो तो है ही, वो तो परिभाषा में भी स्पष्ट था। मन को एकाग्र करने में, मन की शांति के लिए तो 100% सार्थक है, 100% सार्थक है। आप किसी भी मेडिटेटिव एक प्रैक्टिस को अपना लीजिए, दुनिया भर की मेडिटेटिव प्राण धारणा, कंसंट्रेशन ऑन द ब्रेथ, जो श्वास पर आधारित मेडिटेशन की बात की थी, हमारे जो तीसरे क्रम के जो हमारे वक्ता थे उन्होंने। और उसके अलावा, प्राण धारणा के अलावा सहज योग मेडिटेशन है, ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन है, दुनिया भर की मेडिटेटिव टेक्निक्स हैं। ये पक्की बात है कि आप किसी भी एक सही प्रक्रिया के साथ किसी भी मेडिटेटिव प्रैक्टिस का, किसी भी ध्यानात्मक अभ्यास को अपनाएंगे तो 100% आपका मन शांत होगा। ये तो इट इज ऑल्सो रिवील्ड बाय द रिसर्च स्टडीज, प्रूव हो चुका है, ये बात ठीक है। और एक प्रश्न है, अगला प्रश्न, योग और सामान्य व्यायाम में क्या अंतर? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आमतौर पर सभी को पूछना चाहिए हमेशा कि भाई सिंपल एक एक्सरसाइज, देखिए एक्सरसाइज का संबंध सीधा शरीर से है। और फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं सूर्य नमस्कार का, सूर्य नमस्कार को हम करते हैं तो केवल सूर्य नमस्कार केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, हम उसको श्वास के साथ भी जोड़ते हैं, हम उनमें उसमें मेडिटेशन भी कर सकते हैं, और यहां तक कि अगर पूर्ण रूप से उसको करना चाहें तो उसमें मंत्रों का उच्चारण भी करते हैं। और उसके बारे में बड़े प्रगाढ़ विद्वानों ने कहा है कि सूर्य नमस्कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए सिंपल एक्सरसाइज एंड लीड्स टू द साधना, कि सामान्य व्यायाम से लेकर साधना तक पहुंचाने की जर्नी, यात्रा है सूर्य नमस्कार। तो व्यायाम केवल से शारीरिक लाभ होंगे, लेकिन इससे जो बार बार हम मन की बात कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं, दैट इज कोर, दैट इज अवर रूट, दैट विल वी विल कैरी फॉर एवर। भाई हम योग में, स्पष्ट योग में नहीं, वैसे भी हर जगह, हर व्यक्ति विशेष को पता है कि शरीर तो नष्ट हो जाना, आत्मा एक नष्ट नहीं हो सकती, वी विल कैरी फॉर एवर। तो आत्मिक विकास के लिए, मन के नियंत्रण के लिए, तो ये योग और व्यायाम के बीच में तो बहुत गहरा अंतर है। तो केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, बहुत गहनता है उसमें। और कोई प्रश्न है? एक प्रश्न था मुझसे क्या? मुझसे अच्छा, ये मित्र सेन जी मौर्य का जो प्रश्न है, क्योंकि हमारे जो वक्ता हैं वो मुझसे ज्यादा एसोसिएटेड है न्यूट्रिशन पर, योग और भोजन के साथ संबंध कैसा होना चाहिए, योगी जी बहुत अच्छा बता पाएंगे इस बारे में। एक प्रश्न था सर कि योग को हम किसी भी समय कर सकते हैं या सुबह या शाम, कौन बेहतर हाँ होता है? देखिए, योग का पहली अनिवार्यता एम्प्टी स्टमक करें, और साफ योग ग्रंथों में उल्लेखित है सुबह अर्ली मॉर्निंग करें तो एक उच्चतम लाभ होंगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बाई चांस हमारी दिनचर्या ऐसी है जिसमें हम नहीं, तो कभी भी जब भी हमें समय मिले कर लेना चाहिए, इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। और फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे अभ्यास है, प्राणायाम है या मेडिटेशन है, ऑफिस टाइम में मैं बैठा हूँ, मैं खुद एग्जाम्पल, जैसे कि लंच करने से पहले 2-4 रिपीटेशन लगाए, 2-4-5-6 रिपीटेशन लगाए, तो मैं एक पूर्णतः लाभ और बहुत अच्छे लाभ के लिए तो उसमें सुबह के एक समय करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी भी कर लेना चाहिए। और इसमें कुंदन जी आप भी बहुत अच्छा प्रकाश डाल सकते हैं इस बारे में। जी जी सर। कि योग का अभ्यास तो कहते हैं शास्त्रों में कि ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे बड़ा अच्छा माना जाता है।
बिल्कुल। लेकिन आजकल की जो भाग दौड़ की जो जिंदगी हो गई है, तो हम उसमें एक कह सकते हैं जुगाड़ वाली बात कैसे करें। अब जो वर्किंग है, अर्थ भी उतना ही जरूरी है साधना के साथ। तो हम क्या करें? तो उसके उपाय लगा सकते हैं कि आप सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो शाम में कर लें। हल्का पेट होना चाहिए। वैसे तो देखें तो योग साधना के लिए ग्रंथों में 8 प्रहर की चर्चा करी गई है। ब्रह्म मुहूर्त हो, सुबह की बेला हो, दोपहर संध्या, या फिर अर्धरात्रि का भी समय, इस तरह से 8 प्रहर की चर्चा ग्रंथों में की गई है। लेकिन उस वक्त और अभी के परिप्रेक्ष्य में चीजें बदल गई हैं। तो हम वर्तमान दृष्टिकोण से योग का अभ्यास कर सकते हैं। योग के अभ्यास आसनों का भी चयन कर सकते हैं आपकी क्षमता के अनुसार। आजकल मैं एक बात पे और ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा सर, आपने भी इस पे चर्चा करी है और योगेंद्र जी भी ने इस पे करी कि योग आजकल विकृत सा रूप लेने लगा है। उसमें आजकल आप देखते होंगे बियर योगा, हॉट योगा, पावर योगा, ये हमारा अपना, ये सर भी इससे सहमत होंगे, ये सब कुछ नहीं है। एक जो मूल हमारा ट्रेडिशनल योगा है वही योग है, उसके अलावा और कोई भी योग नहीं है। तो इस भ्रम जाल में आप लोग बिल्कुल मत फंसिए। ये इस माया है, इस माया जाल से निकलना है और ट्रेडिशनल योग को अपनाना चाहिए। और अभी और भी किसी के कोई प्रश्न है तो आप प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। योग और भोजन के साथ संबंध कैसा, अभी जैसे कहा ना, जैसे योग और भोजन का संबंध डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो अभी योगेंद्र सर ने भी आपको इस विषय में जानकारी दी। और सर एक चीज और हम बताना चाहेंगे, ये जो साधना का जो कर्म चल रहा था उसमें हमने एक डाइट का भी सेशन रखा था। डॉक्टर अंजुम पांड्याल मैम भी यूएसए से जुड़ी थी और उन्होंने भी आयुर्वेद से रिलेटेड डाइट पे भी उन्होंने प्रकाश डाला था। तो हमने आयुर्वेद का भी एक सेशन आप लोगों के लिए रखा। तो मैं आशा करता हूँ वो भी प्रभावकारी आप लोगों के लिए सिद्ध हुआ होगा। अब हम साधना इसके अगले क्रम में, सत्र के अगले क्रम में बढ़ते हैं। और सब समापन से पूर्व मैं पेफी के प्रतिनिधि एवं उपाध्यक्ष श्री हरदेव सिंह जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे अपने मूल्यवान विचार और मार्गदर्शन हम सबके साथ साझा करें। श्री हरदेव। आदरणीय मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथिगण, सम्मानित वक्तागण एवं देश से सभी प्रतिभागियों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस विशेष अवसर पर आयोजित योग साधना वेबिनार में आप सभी की सहभागिता के लिए मैं फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से हार्दिक धन्यवाद एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। पैफी एक राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन संगठन है जिसे युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। हमें गर्व है कि खेल शारीरिक शिक्षा, फिटनेस एवं जन जागरूकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पैफी को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024 को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया। पैफी का उद्देश्य केवल खेलों को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि एक स्वस्थ, सक्रिय एवं जागरूकता राष्ट्र का निर्माण करना है। इसी उद्देश्य को लेकर हम वर्ष भर विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवसरों पर वेबिनार, सम्मेलन, कार्यशालाओं एवं
जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। विश्व एथलेटिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, फिटनेस इंडिया अभियान, एंटी डोपिंग, बेटी बेटी एक मिनट आना, बेटा एक मिनट आना, कट गया। सर आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, स्पष्ट आ रही है आवाज आपकी। आवाज आ रही है सर? जी जी आ जी रही है आ सर, रही है। आवाज आ रही है सर आपकी। जी जी, थोड़ा सा वो हो गया था प्रॉब्लम। नहीं तो आ रही है सर मैं आवाज। दोबारा से आप सबसे यही अनुरोध करना चाहूंगा कि इसी उद्देश्य को लेकर हम वर्ष भर विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवसरों का पर वेबिनार, सम्मेलन, कार्यशाला एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। विश्व एथलेटिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ओलंपिक दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस, फिट इंडिया अभियान, एंटी डोपिंग जागरूकता कार्यक्रम तथा अनेक युवा खेल महोत्सवों का के माध्यम से हम देश के युवाओं, शिक्षकों, प्रशिक्षकों एवं खेल प्रेमियों को एक साझा मंच प्रदान करते हैं। आज पैफी परिवार का देश में लगभग सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए 1 लाख से अधिक मेंबर हैं। सदस्यों का सशक्त नेटवर्क हमारा बन चुका है। ये हमारे संगठन की बढ़ती स्वीकार्यता, विश्वास और राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मैं सभी प्रतिभागियों से आग्रह करता हूं कि वे पैफी की सक्रिय अथवा आजीवन सदस्यता ग्रहण कर इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बने तथा खेल, योग, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। अतः मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, इस पावन बेला पर आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य एवं मानसिक संतुलन और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। आपने सबने भाग लिया वेबिनार में। शायद इन्हीं शब्दों के साथ मैं सुन रहा था अपने तारिक सर को, तरुण सर को, योगी भाई को, सबने बहुत अच्छा बोला। राजीव चौधरी साहब ने भी बहुत अच्छा बोला। इन्हीं शब्दों को सुनते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद पैफी की तरफ से देता हूं। आपका उपाध्यक्ष हरदेव सिंह। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हरदेव सर। आपका भी स्नेह मुझे बार बार समय समय पे मिलता रहता है। अब हम कार्यक्रम के अगले सत्र में बढ़ते हैं। पेफी एक पूरे देश में योग शिक्षकों को जोड़ने का काम कर रहा है। आप भी इस पेफी के से जुड़ सकते हैं। तो आपको इसके डिटेल्स और लिंक्स आपके ग्रुप में, इसी ग्रुप में आप बने रहेंगे। कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसकी भी सूचना आपको इसी ग्रुप में मिलती रहेगी समय समय पर। तो उससे जुड़ने के लिए भी, पेफी से जुड़ने के लिए भी उसके लिंक्स आपको ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। उसकी सदस्यता प्राप्त करने के लिए लिंक आपको ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। फीडबैक फॉर्म आप तक पहुंच गए होंगे अभी तक, मैं आशा करता हूं ग्रुप में डाल दिए गए हैं। आप फीडबैक फॉर्म भी आपको भरना है। कैसा आपको अनुभव हुआ आज का, और 21 दिवसीय साधना सत्र का अनुभव आप हमारे साथ साझा करेंगे, ताकि हमें और बल मिलता है ऐसे कार्यक्रम करने के लिए। पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक ऑलवेज वेलकम।
समापन की तरफ हम बढ़ते हुए आज उपस्थित मैं सभी मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, प्रतिष्ठित वक्ताओं का अपने हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। फीडबैक फॉर्म ग्रुप में सेंड हो गया है, आप प्लीज कोई भी आपको रेगुलर क्लासेस भी हमारी चलती रहती हैं, तो अगर आपको रेगुलर योग क्लास की जानकारी चाहें तो आप मुझसे भी संपर्क डायरेक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर आप तक ऑलरेडी हैं। एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन, आपने इस वेबिनार में जुड़ा और अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। थैंक यू एक सर। बड़ा ही रोचक प्रश्न आया है, एक्चुअली ये प्रश्न एक मेरा भी है, और इस समापन से पहले एक अंतिम प्रश्न हम लेंगे राजीव सर से, क्योंकि उनका मैंने कई सारे वक्तव्यों में कोशों की चर्चा हमने सुनी है। तो एक प्रश्न सर, आप रिक्वेस्ट है कि एक प्रश्न आया है, और समापन से पहले एक प्रश्न ले लेते हैं और फिर हम समापन करेंगे कि योग में पंचकोश क्या होता है, इस बार एक बार मुझे समझा दे। तो शॉर्ट में सर, ब्रीफ में 2 शब्द आप पंच प्लीज। पंच पंचकोश, अगर पंचकोश की बात करें तो पंच, इसका अर्थ है पांच। पंच मीन्स पांच, कोश का मतलब होता है लेयर्स, परतें। तो हमारे योग में उल्लेखित है कि पंचकोश मीन्स वी हैव 5 शेथ्स। लेकिन कुछ ग्रंथों में 3 लेयर्स की बात की गई है और एक लेयर की 3 उप परतें हैं, तो 5 कोश बताए गए हैं। पहला कोश है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश जो शरीर भौतिक दिखाई देता है वो अन्नमय कोश है, जिसकी मैंने बात की थी कि जन्म हुआ, वृद्धि हुई, स्थिरता आई, धीरे धीरे क्षीण हुआ और वो नष्ट हो गया शरीर। ये अन्नमय कोश है। और दूसरा है सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर मीन्स एस्ट्रल बॉडी, वो अन्नमय कोश है। फिजिकल बॉडी से, अन्नमय कोश का मतलब फिजिकल बॉडी, वो फिजिकल बॉडी से जुड़ी है। जिस दिन कट हुआ उस दिन दैट डिपार्ट, उसको लगा, एस्ट्रल बॉडी को लगा कि फिजिकल बॉडी मेरे रहने लायक नहीं बची है, अब ये जा चुकी है, उस दशा में दैट डिपार्ट्स। और जो एस्ट्रल बॉडी है जो कनेक्टेड है फिजिकल बॉडी से, उसकी 3 उपरतें हैं। प्राणमय कोश जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स को नियंत्रित करती है, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी की अनुभूति हमें करवाती है, वो प्राणमय कोश है, जो एस्ट्रल बॉडी की पहली उपरत है। दूसरी उपरत है मनोमय कोश, मेंटल क्षेत्र, जिसमें किस प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे। डाउट, शंका हमें करवाने वाला वही है, हमें हर्षोल्लास में ले जाने वाली वही परत है अगर मजबूत होगी तो। डिल्यूजन, हमें भ्रम में रखने वाली भी वही वही परत है। और एक इसी की तीसरी, एस्ट्रल बॉडी की, सूक्ष्म शरीर की तीसरी उपपरत है इंटेलेक्चुअल क्षेत्र, विज्ञान में कोश। वो निर्णय लेती है, जजमेंट लेती है, और अगर ये मजबूत नहीं होगी तो इंडिविजुअल सही और गलत को नहीं पहचान पाएगा, सही को गलत पहुंच समझेगा, गलत को सही समझेगा, अच्छे निर्णय जीवन में नहीं ले सकता। और ईगो रिजाइड्स, हमारा जो एक अहंकार है, अगर मनोविज्ञान की भाषा में बात करें तो वो रिजाइड करता है हमारे इंटेलेक्चुअल क्षेत्र में। और जो मेन तीसरी, या वैसे पांचवी कहें, देखिए मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, कुछ किताबों में आपको 3 लेयर्स मिलेगी, या 5 पंचकोशों की बात करेंगे तो हम 4 कोशों की बात कर चुके हैं। पहले मेन कोश की, अन्नमय कोश की, फिजिकल बॉडी की, दूसरे एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर की, जिसके 3 परतें थी, उप परतें थी, जिसकी अभी चर्चा हुई है, प्राण में, मनोमय, विज्ञान में। और जो पांचवी या तीसरी मुख्य लेयर हम कहें, थोड़ा समझने में आसानी रहेगी, तो वो है कॉजल बॉडी, कारण शरीर, आनंदमय कोश, दैट इज ए सीड बॉडी, सबसे महत्वपूर्ण है। और डेवलपमेंट ऑफ रिमेनिंग 2 बॉडीज, हमारा अन्नमय कोश और हमारी एस्ट्रल बॉडी कितनी मजबूत होगी, दैट डिपेंड्स ऑन अवर आनंदमय कोश। और ये है कि आनंदमय कोश की बात करें, कॉजल बॉडी की मीन्स हमारा हर एक्शन, हमारा प्रत्येक कर्मा अचेतन मन की गहराई में संग्रहित है। हम कहते हैं कि बीज बोए आपने बबूल के, चंदन की अपेक्षा हम करते हैं, तो वही समझिए कि हमारे कर्म हमारे बीज है, जो कि उसी तरह के परिणाम आएंगे, और ये साइकिल, ये चक्कर चलता रहेगा। तो 4 है कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये पंचकोशाज की बात है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या निकले? निष्कर्ष ये निकले कि हम अपने निष्कर्ष निकाले ना पंचकोशों का,
तो जो हम अपने कर्मों को ठीक करें, बीज को अच्छा करें, सीड बॉडी को अच्छा करें, और दूसरा मजबूत करें खासकर शिक्षक और विद्यार्थी को मनोमय कोश और विज्ञान में कोश को, क्योंकि विचार किस प्रकार के उत्पन्न होंगे मनोमय कोश का मजबूती पर निर्भर करेगा, और एक इंटेलेक्चुअलिटी निर्भर करेगी विज्ञान में कोश के आधार पर। तो कुल मिलाकर ये है, और योग अभ्यास मेडिटेशन के माध्यम से वी में डेवलप और इनर कोर कॉम्पिटेंसी, चाहे विज्ञान में कोश हो या मन में कोश को मजबूत हम करते हैं। तो ये बात थी, संक्षिप्त में थी पंचकोशास की बात। कुंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ निराला जी को आपके प्रश्न के उत्तर मिल गए होंगे। समय सीमा की प्रतिबद्धता को देखते हुए हम समापन करते हैं आज की। तो शांति पाठ से करेंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधा, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास लेंगे, दोनों हाथ जोड़ लें, इष्ट देव को याद करते हुए एक बार पवित्र ओम ध्वनि का उच्चारण, फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः, शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। एक बार पुनः सभी विशिष्ट अतिथिगण, मुख्य अतिथिगण, वक्ताओं का मेरा हृदय से धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद जो आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। पुनः नमस्ते, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।